एपिसोड 231 टू 240। अध्याय 231 दर्शन। क्या 5वीं श्रेणी का जादुई जीव। इस अचानक खबर ने बैठक कक्ष की खामोशी को झट से तोड़ दिया। युनली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक ही कदम में वह सैनिक के पास पहुंचा और अविश्वास भरी नजरों से उसके कपड़े दोनों हाथों से पकड़ लिए। तुमने क्या कहा? क्या तुमने सचमुच 5वीं श्रेणी का जादुई जीव देखा? इस समय युनली के शब्द लगभग चीख जैसे थे। जी महाराज, हमें जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में एक 5वीं श्रेणी का जादुई जीव मिला। सैनिक की आवाज कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। 5वें दर्जे के जादुई जीव को देखे जाने की बात सुनकर जियान चेन का चेहरा भी कठोर हो गया था। 5वें दर्जे का जादुई जीव शक्ति में पृथ्वी संत गुरु के बराबर होता है, लेकिन मनुष्यों पर उसकी स्वाभाविक श्रेष्ठता होती है और वह आसानी से उनसे लड़ सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास असाधारण रूप से मजबूत युद्ध कौशल न हो, वह निश्चित रूप से 5वें दर्जे के जादुई जीव का प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा वेक सिटी ऐसा शहर नहीं था जहां बहुत सारे पृथ्वी संत गुरु आते हों, इसलिए 5वें दर्जे का जादुई जीव लगभग एक आदर्श प्राणी था जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी अस्तित्व ही नहीं था। एक अर्थ सेंट मास्टर के लिए श्रेणी 5 का जादुई जीव उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि एक ग्रेट सेंट मास्टर के लिए श्रेणी 4 का जादुई जीव। दोनों के बीच लगभग उतना ही स्पष्ट अंतर था जितना आकाश और पृथ्वी के बीच। तुलनात्मक रूप से एक अर्थ सेंट मास्टर की तुलना में एक ग्रेट सेंट मास्टर की शक्ति ऐसी थी मानो कोई प्राथमिक सेंट जिसने अभी अभी अपने सेंट वेपन को संघनित किया हो, किसी शिखर ग्रेट सेंट से लड़ रहा हो। निचले स्तर के सेंट के लिए यह निश्चित रूप से हार होगी और उनके लिए जीतना असंभव होगा। हालांकि जियान चेन ने इससे पहले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 2 क्लास 5 मैजिकल बीस्ट को मार गिराया था, लेकिन उस समय दोनों मैजिकल बीस्ट बुरी तरह घायल थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी जान बाल बाल बची थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को मारने की भारी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। जियान चेन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अपनी सर्वोत्तम अवस्था में एक 5वीं श्रेणी का जादुई जीव फीनिक्स शहर से उसका पीछा करने वाले पृथ्वी संत गुरु से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के प्रकट होने से उसका दबाव और भी बढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं की सहायता थी, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी शक्ति 5वीं श्रेणी के एक शक्तिशाली जादुई जीव को अपनी तलवार से दंडित करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते उसका सामना चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप जैसी किसी विचित्र शक्ति से न हो। अरे नहीं, अब तो हालात और बिगड़ रहे हैं क्योंकि 5वें दर्जे का एक जादुई दानव दिखाई दिया है, युनली ने कठोर चेहरे से कहा। सोचते हुए उसकी भौहें तन गईं और अंत में उसने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। हमारा वेक सिटी 5वें दर्जे के जादुई दानव के हमले से बचाव करने के लिए बहुत कमजोर है। मुझे तुरंत किसी किंग सिटी से मदद मांगनी होगी, वरना वेक सिटी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तक युनली ने जरा भी संकोच नहीं किया था और जियान चेन की ओर देखे बिना ही तुरंत बाहर निकल गया। 5वें दर्जे का जादुई जीव वेक सिटी के अस्तित्व के लिए एक घातक शत्रु था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए इस मामले को सबसे पहले सुलझाना जरूरी था और कुछ उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को तुरंत 5वें दर्जे के जादुई जीव से निपटने के लिए बुलाना था। लॉर्ड युनली कमरे से बाहर निकले और अपने अध्ययन कक्ष में गए, जहां उन्होंने एक ब्रश और कागज उठाया और तुरंत उस पर एक संदेश लिखना शुरू कर दिया। संदेश पूरा होने के बाद उन्होंने उसे तुरंत बेलनाकार आकार में लपेट दिया और एक डोरी से बांध दिया। हमारे पास जो सबसे तेज संदेशवाहक पक्षी है उसे लाओ और यह संदेश तुरंत मोनाक सिटी के स्वामी तक पहुंचाओ। जी मेरे स्वामी। तुरंत एक सिपाही अंदर आया और जल्दी से पत्र लेकर कमरे से बाहर चला गया। यह आदेश है, अब से 5वें दर्जे के जादुई जीव के प्रकट होने की बात सबसे गुप्त रखी जाएगी। और इस बीच अकेले यात्रा न करें और वेक सिटी की भाड़े के सैनिकों की संघ शाखा के नेता को यहाँ लाएं। अंत में जादुई जीव पर्वत श्रृंखला की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। युनली ने अपने सभी पहरेदारों को आदेश दिया और वहां से चले गए। 5वें दर्जे के जादुई राक्षस के प्रकट होने की खबर ने शुरू में सभी को चौंका दिया था, लेकिन युनली का इसे सार्वजनिक रूप से बताने का कोई इरादा नहीं था। उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग उस राक्षस से इतना डर जाएंगे कि अपनी जान बचाने के लिए वेक सिटी छोड़कर भाग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वेक सिटी की रक्षा क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि अंततः शहर जादुई राक्षसों से भर जाएगा। फिलहाल युनली के पास केवल एक ही उम्मीद थी, वह यही आशा कर सकता था कि कुछ विशेषज्ञ आकर इस 5वें दर्जे के जादुई जीव से निपटने में मदद करें। ऐसा होने पर इस 5वें दर्जे के जादुई जीव से बचाव किया जा सकेगा और वे भारी नुकसान से बच सकेंगे। जियान चेन सोच में डूबा हुआ स्वामी के महल से अकेला निकल गया। हालांकि 5वें दर्जे के एक जादुई जीव ने उस पर काफी दबाव डाला, पर इसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। दरअसल वह मन ही मन ऐसे किसी जीव के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसकी नीली और बैंगनी तलवार की ऊर्जा ने एक ऐसे युद्धपोशी की रक्षा पंक्ति को, जिसकी रक्षा शक्ति पृथ्वी संत गुरु के बराबर मानी जाती थी, आसानी से चीर डाला, तो यह स्पष्ट था कि नीली और बैंगनी तलवार की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। अगर यह एक युद्धपोशी पर इतनी असरदार थी तो 5वें दर्जे के जादुई जीव पर इसका क्या असर होगा। काई कबीले में वापस जाने के लिए उसने जो रास्ता याद कर रखा था, उसी का अनुसरण करते हुए वह तेजी से उस आंगन में प्रवेश कर गया जिसे काय इरनेज वाला भाड़े के सैनिकों के अस्थायी रूप से रहने के लिए आवंटित किया था। काय वंश 30 साल पुराना वंश था, इसलिए अन्य वंशों के बारे में उसके द्वारा एकत्रित जानकारी जो वंश की तुलना में कम थी। इसी कारण वंश के रक्षकों की संख्या लगभग 100 ही थी। कवचधारी काय एर की देखरेख में रक्षकों का एक अन्य समूह ज्वाला भाड़े के सैनिकों के प्रांगण के चारों ओर गश्त करता था। यह एक मानक 4 तरफा आंगन था, जिसकी 3 तरफ आवासीय क्षेत्र था और तीसरी तरफ मुख्य द्वार था। बीच में घास का एक बड़ा मैदान था जहां कुछ दर्जन फ्लेम मर्सिनरीज छोटे छोटे समूहों में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे ही जियान चेन वहां पहुंचे, आसपास के सभी लोग एकदम चुप हो गए और तुरंत कैप्टन
के नारे लगाते हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अपने चारों ओर भावहीन निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सेठ, डुओकांग, चरकास, मोतियान और किंगफेंग, क्या आप पांचों वापस आ चुके हैं? कैप्टन, वे पांचों अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि वे अपने भाड़े के सैनिकों के गिरोहों से निपट रहे हैं। एक 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने जवाब दिया। अचानक पीछे से एक आवाज आई और काई कबीले का एक सेवक दौड़ता हुआ जियान चेन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। वह पास आकर ठीक जियान चेन के सामने रुक गया। मेरे स्वामी, गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिक और चारकास भाड़े के सैनिक। नौकर के बोलने से पहले ही काये ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता है, आप जा सकते हैं। जी महाराज। जियान चेन ने नौकर को देखकर मुस्कुराया और फिर काये की ओर मुड़कर कहा, अभी सब यहीं रुकिए। काये, मेरे साथ आइए और देखिए कि ये पांचों मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए हैं। अध्याय 232, असंतुष्ट हैं तो मुझे चुनौती दें। जियान चेन और काये आंगन के मुख्य द्वार तक गए, जहां से उन्हें 5 कप्तान और उनके पीछे एक बड़ा समूह दिखाई दिया। द्वार पर तैनात किसी भी पहरेदार के चेहरे पर खुशी का भाव नहीं था, जबकि वे उन्हें घूर रहे थे। जैसे ही जियान चेन और काये द्वार से बाहर निकले, सेठ के भाड़े के सैनिकों के समूह के पीछे खड़े हर व्यक्ति से अचानक रक्त पिपासा की हल्की सी आभा निकलने लगी। यह ऐसी स्थिति थी जिसका सामना केवल मृत्यु के जल में स्नान कर चुके लोग ही कर सकते थे। रक्त पिपासा के इस विशाल समूह के सामने केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले ही आगे बढ़ सकते थे। कप्तान, कप्तान, डॉट 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 डॉट। जियान चेन को देखते ही सेठ, डुओकांग, चरकास, मोतियान और किंगफेंग ने उसे पुकारा। जैसे ही उन पांचों ने जियान चेन का नाम पुकारा, 100 आदमियों ने तुरंत अपनी निगाहें जियान चेन पर जमा लीं। उनकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें जानवरों जैसी खून की प्यास थी। हालांकि जियान चेन की कम उम्र देखकर उनमें से कुछ लोग हैरानी से देखते रह गए। उनके आने से पहले उनके कप्तानों ने उन्हें इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं दी थी, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अपने कप्तानों के साथ एक और भी शक्तिशाली, अधिक क्षमता वाले भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना है। भाड़े के सैनिकों का समूह बदलना उनके लिए कोई अस्वीकार्य बात नहीं थी, इसलिए वे इस समूह को देखने के लिए अपने कप्तानों के साथ चल पड़े। हालांकि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनका नया कप्तान इतना युवा होगा। 5 भाड़े के सैनिकों के समूह। हमारे पीछे खड़े लोग हमारे अच्छे भाई हैं और बेहतरीन सैनिक हैं जो फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चारकास ने जियान चेन से बात करते हुए अपने पीछे खड़े समूह की ओर इशारा किया। हमारे साथ कुल 121 आदमी हैं। हॉट ब्लडड मर्सिनरीज में 32 आदमी हैं, गोल्ड ड्रैगन मर्सिनरीज में 25, चारकास मर्सिनरीज में 17, कत्लेआम के मर्सिनरीज में 28 और जैफिर मर्सिनरीज में 19 आदमी हैं। मोतियान ने जोर से कहा। जियान चेन ने 100 से कुछ अधिक लोगों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। चलिए अंदर और बात करते हैं। इसके बाद सेठ और अन्य 4 लोग समूह को काई कबीले के द्वारों से होते हुए पहरेदारों की चौड़ी निगाहों के बीच से ले जाकर आंगनों में ले गए। चारों ओर से घिरे आंगन के बीचों बीच 170 आदमी खड़े थे और उम्मीद भरी मुद्राओं के साथ जियान चेन की ओर एक समान निगाहों से देख रहे थे। अपने सामने खड़े लोगों को ध्यान से देखते हुए उसने जोर से कहा, भाइयों, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किस गुट या भाड़े के समूह का हिस्सा थे। अभी मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ, आप सब अब ज्वाला भाड़े के सैनिकों का हिस्सा हैं। एक परिवार के भीतर एक परिवार। हमें ज्वाला भाड़े के सैनिकों के हित के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हम पूरे तियान युआन महाद्वीप को चौंका देंगे और महाद्वीप के नंबर 1 भाड़े के सैनिक समूह बन जाएंगे। यही मेरा, जियान चेन का लक्ष्य है। जियान चेन के बोलने के बाद भीड़ कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, फिर अंततः किसी ने चुप्पी तोड़ी। तो फिर हमारे फ्लेम मर्सिनरीज का कप्तान कौन है? भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा। जियान चेन ने सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज से मैं फ्लेम मर्सिनरीज का कप्तान हूँ। और आप हमारे कप्तान क्यों हैं? एक अन्य असंतुष्ट व्यक्ति ने हैरानी से कहा। बिल्कुल सही, आखिर आपको हमारा कप्तान बनने का क्या कारण है? बच्चे, तुम्हारे बाल अभी लंबे भी नहीं हुए हैं और तुम हमारे कप्तान बनना चाहते हो, यह कोई आसान भूमिका नहीं है। ये सही है, उनकी बातें सही हैं। धीरे धीरे विरोध की आवाज़ तेज होती गई और कई लोग अपनी शिकायतें जाहिर करने लगे। सेठ के साथ आए समूह में से ज्यादातर लोग जियान चेन को अपना कप्तान बनाए जाने से नाखुश थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि उनका नया कप्तान बेहद ताकतवर है, लेकिन जियान चेन की उम्र को देखते हुए वे इस बात पर कैसे यकीन कर सकते थे? जियान चेन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल थी, भला वो कितना ताकतवर हो सकता था? विरोध के शोर के बीच सेठ और बाकी 4 ने चुप रहकर देखना ही बेहतर समझा। अगर जियान चेन इस तरह की छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकता तो वह भाड़े के सैनिकों को विश्व मंच पर कैसे ले जाएगा? विरोध की आवाज़ों के बावजूद जियान चेन मुस्कुराता रहा, उसे इस बात का अंदाजा था। मेरी ताकत बेशक तुमसे कहीं ज्यादा है। इस महाद्वीप में जहाँ शक्ति का बोलबाला है वहाँ ताकत ही सब कुछ तय करती है। अगर तुम मुझे अपना नेता नहीं मानते तो और मुझे चुनौती दो। जो भी मेरी तलवार से बच जाएगा वही मेरा कप्तान बनेगा। जियान चेन की तलवार अपनी सामान्य गति से 3 ही चालों में एक महान संत गुरु को विचलित कर सकती थी और फिर 5 चालों में उन्हें स्थिर कर सकती थी। यदि वह पूरी ताकत से वार करे तो एक महान संत गुरु भी मारा जाएगा। उसके ठीक सामने केवल संत गुरु स्तर के ही लोग थे, उनके लिए उसकी तलवार से बचना या बचाव करना भी असंभव था। कितना घमंड है तुम्हारा! तो मुझे आने दो और देखकर दिखाओ कि तुम जैसे डरपोक बच्चे में कितनी शक्ति है। भीड़ में से अचानक एक हट्टा कट्टा सांवले रंग का आदमी निकला और उसने अपनी नई बनी हुई पवित्र शक्ति, एक बड़ी कुल्हाड़ी लहराई। तो फिर अपनी चाल चलो, जियान चेन ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा। उसी क्षण चांदी की प्रकाश पवन तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई।
हालांकि सामने खड़ा आदमी केवल एक शिखर संत गुरु था और उसे अपनी तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश पवन तलवार का उपयोग करने का निर्णय लिया था। जियान चेन के हाथ में पतली तलवार देखकर उस आदमी को जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। गहरी सांस लेकर वह चिल्लाने लगा और जियान चेन पर झपट कर उसे मार गिराने की कोशिश करने लगा। कुल्हाड़ी के वार को रोकने या बचाव करने की जियान चेन ने जरा भी कोशिश नहीं की। अचानक कुल्हाड़ी के उससे टकराने से ठीक पहले उस आदमी की आंखों के सामने चांदी जैसी तेज रोशनी चमकी और उसी समय कुल्हाड़ी जियान चेन की छाती को भेद गई। श्वा, दूर से ही लोगों का समूह आश्चर्य से हौंफ उठा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियान चेन जैसा अहंकारी व्यक्ति हवा में उड़ती पतली लकड़ी की तरह होगा और इतनी आसानी से अपनी जान गंवा देगा। हालांकि त्यानिक्सियोन कबीले से ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल हुए पहरेदारों के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने खुद जियान चेन की ताकत देखी थी, ऐसे साधारण हमले से जियान चेन की जान को कोई खतरा नहीं था। कितनी अजीब बात है, वह तो वास्तव में एक काल्पनिक छवि थी। अध्याय 233 वेक सिटी की नंबर 1 शक्ति। कितनी अजीब बात है, वह तो बस एक काल्पनिक छवि थी। उस विस्मयकारी चीख के बाद जियान चेन की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी और फिर हवा में गायब हो गई। इसके तुरंत बाद जियान चेन अचानक 5 मीटर दूर कहीं से प्रकट हो गया। उस एक संक्षिप्त क्षण में केवल महान संत गुरुओं ने ही जियान चेन को एक प्रेत छवि बनाने के लिए हरकत करते देखा था, बाकी सभी लोग उसकी गतिविधियों को समझने में असमर्थ थे। जियान चेन पर हमला करने वाला व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव होने के कारण उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और पहले से भी अधिक संत शक्ति के साथ जियान चेन पर एक बार फिर वार करने की कोशिश की। कुल्हाड़ी का तेज ब्लेड हवा में उड़ता हुआ जियान चेन की ओर गिरा और स्विश की जोरदार आवाज हुई। जियान चेन भावहीन होकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। लाइट विंड स्वॉर्ड उसके हाथों से कब की गायब हो चुकी थी, लेकिन उसने उस व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, तुम पहले ही हार चुके हो। उस व्यक्ति ने जियान चेन को खाली निगाहों से देखा। जियान चेन की बातों पर वह एक पल के लिए रुक गया और हैरान होकर पूछा, मैं हार गया? मैं कैसे हार गया? उस आदमी की बातों पर मुस्कुराते हुए जियान चेन ने हंसमुख भाव से उसकी ओर देखना जारी रखा और कहा, अपनी गर्दन पर एक नजर डालो। ये सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन को धीरे से उंगलियों से छुआ और उसे गर्दन पर एक छोटा सा घाव साफ दिखाई दिया। उसे नहीं पता था कि यह घाव कब हुआ था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि पहले ये घाव नहीं था। घाव ने उसकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत को ही हल्का सा काटा था, इसलिए उसे न तो खून बहता हुआ महसूस हो रहा था और न ही कोई दर्द। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसकी गर्दन पर घाव था। देखते ही देखते उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना आने लगा। क्या तुमने किया? उसने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घाव लगते समय या होते समय उसे इसका एहसास भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर घाव और गहरा होता तो वह आज जिंदा नहीं होता। हंसते हुए जियान चेन ने सिर हिलाया। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? दाहू, हार मान लो, तुम कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कप्तान तुम्हें मारना चाहता तो तुम यहीं मर चुके होते, डुओकांग ने कहा। उसकी आंखों में एक दुर्लभ प्रकार की प्रशंसा झलक रही थी। हालांकि वह तलवार नहीं चलाता था, फिर भी डुओकांग अच्छी तरह समझता था कि जियान चेन की तलवारबाजी में महारत चरम पर पहुंच चुकी थी। हाँ, वह व्यक्ति गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का पूर्व सदस्य था और डुओकांग उसका पूर्व कप्तान था। डुओकांग के शब्द उसके लिए शाही कानून के समान ही थे। साथ ही उसकी गर्दन पर लगा घाव इस बात का पर्याप्त सबूत था कि अगर जियान चेन उसे मारना चाहता तो वह मर चुका होता। जियान चेन ने आसपास के अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? मेरे वचन अभी भी अटल हैं, अगर कोई मुझे हरा सकता है तो कप्तान का पद उसे ही दिया जाएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहले शोर मचा रहे लोगों का समूह चुप हो गया। जिस व्यक्ति ने अभी अभी जियान चेन को चुनौती दी थी वह एक शिखर संत गुरु था, जिसे वेक सिटी में उच्च कोटि के विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता है। यदि उस स्तर का विशेषज्ञ जियान चेन का सामना नहीं कर सका, जिसने केवल एक बार हार का सामना किया था, तो समूह के अधिकांश लोग इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा समूह जियान चेन का समर्थन करने लगा। सभी पर अंतिम नजर डालते हुए जियान चेन ने विजयी मुस्कान बिखेरी और कहा, चून की कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आज से आप सभी ज्वाला भाड़े के सैनिकों के सदस्य हैं और मैं कप्तान रहूंगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? जियान चेन ने उत्साहपूर्वक कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं डुओकांग आपके प्रति निष्ठा व्यक्त करता हूँ। गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के डुओकांग ने घोषणा की, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं सेत कप्तान के आदेशों का बिना शर्त पालन करूंगा। हॉट ब्लडेड मर्सिनरीज के सेत ने आगे कहा। उसके बाद बाकी भाड़े के सैनिकों ने भी फ्लेम मर्सिनरीज के प्रति निष्ठा जताना शुरू कर दिया। अगर उनके पुराने कप्तानों ने उन्हें स्वीकार किया था तो स्वाभाविक रूप से वे भी उनका अनुसरण करेंगे और अपने नए कप्तान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जियान चेन सेठ, डुओकांग, चरकास, मोतियान, किंगफेंग और बाकी भाड़े के सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के संग में ले आया। जब तक वे आधिकारिक तौर पर उनके फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल नहीं हो जाते, तब तक वे भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए मिशन पूरा करने और अपनी रैंकिंग बढ़ाने में सक्षम होंगे। यदि जियान चेन महाद्वीप में फ्लेम मर्सिनरीज को नंबर 1 भाड़े के सैनिकों का समूह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, तो भाड़े के सैनिकों की रैंकिंग अपरिहार्य थी। ये केंडल की अंतिम इच्छा को पूरा करने की दिशा में पहला कदम होना ही था। वेक सिटी के 5 प्रतिष्ठित सदस्यों सहित 100 लोगों के एक समूह ने देखते ही देखते सड़कों पर हंगामा मचा दिया। हर राहगीर उस समूह को हैरानी से देख रहा था और जब उन्होंने डुओकांग और अन्य महान संत गुरुओं की आकृतियां देखीं तो वे आपस में बात करते हुए उत्साहित हो गए। डुओकांग और अन्य महान संत गुरु निस्संदेह वेक सिटी के विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक 100 सैनिकों के एक मजबूत भाड़े के समूह का नेता था, जिसे वेक सिटी में काफी शक्तिशाली माना जा सकता था।
हालांकि वे अक्सर सड़कों पर नहीं दिखाई देते थे, लेकिन जब उन पांचों ने एक साथ अपना चेहरा दिखाया तो स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। सबसे आगे चल रहे जियान चेन सबका ध्यान खींच रहे थे और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन है। असल बात यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि डुओकांग और अन्य लोगों ने पहले ही अपने भाड़े के सैनिकों के समूहों को भंग कर दिया था। आधिकारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में लंबा समय लगने के बाद जब जियान चेन और बाकी लोग भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर निकले तब तक उनकी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। विभिन्न भाड़े के सैनिकों के समूहों के कप्तानों से वे अब मात्र सी श्रेणी के सदस्य रह गए थे। उसी समय फ्लेम मर्सिनरीज की संख्या बढ़कर 600 हो गई थी। जियान चेन के अलावा 7 ग्रेट सेंट मास्टर्स और 6 सेंट मास्टर्स भी थे। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्हें वेक सिटी की सबसे शक्तिशाली सेना माना जा सकता था। इस समय केवल वेक सिटी का नगर प्रमुख ही अपनी 200,000 सैनिकों की सेना के साथ फ्लेम मर्सिनरीज का मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा ये खबर कि सेठ और बाकी 4 लोग एक अज्ञात भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो गए हैं, भाड़े के सैनिकों के संग में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते इस जानकारी ने पूरे वेक शहर को चौंका दिया। और जहां तक फ्लेम मर्सिनरीज की बात है, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, उनका नाम भी तेजी से पूरे शहर में फैल गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम को लेकर जब पूरे वेक सिटी में हंगामा मच गया तो जियान चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने लंबे समय से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद जियान चेन और समूह तुरंत काई कबीले के प्रांगण में वापस लौट आए। विशाल आंगन में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी जियान चेन ने कुछ बातें समझानी शुरू की। एक स्पेस बेल्ट पकड़े हुए उसने उसे काए की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसके अंदर कुछ मॉन्स्टर कोड हैं, सभी को कुछ कुछ दे दो और अभी के लिए सभी गतिविधियां रोक दो। सभी लोग अपनी शक्ति को ध्यानपूर्वक बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि वे जादुई राक्षस लहर के लिए अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हों। काए ने जियान चेन से स्पेस बेल्ट ले लिया और उसके अंदर की वस्तुओं को सभी में बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद जियान चेन ने मूर्ति के आकार के साथ चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोड निकाले और उन्हें महान संत गुरुओं को सौंप दिया। अगले 2 दिनों तक आप सभी अपनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। आप जितनी शक्ति बढ़ाएंगे उतनी ही आपको आवश्यकता होगी। जादुई राक्षसों की इस अगली लहर में 5वें दर्जे का एक जादुई राक्षस होगा। महान संत गुरुओं ने चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोड ले लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें 5वें दर्जे के जादुई जीव के बारे में खबर मिली, चारकास चौंक गया और बोला, क्या 5वें दर्जे का कोई जादुई जीव भी होगा? जियान चेन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक 5वीं श्रेणी का जादुई जीव होगा। ऐसा लगता है कि इस बार जादुई जीवों की इस लहर का सामना करना उतना आसान नहीं होगा। जियान चेन की बातों को समझने के लिए सभी ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। कुछ लोग तो 5वें दर्जे के जादुई जानवर का नाम सुनते ही पीले पड़ गए थे। कैप्टन, 5वें दर्जे के जादुई जीव से बचाव करना वाकई मुश्किल है। मुझे डर है कि इस बार वेक सिटी पर विपत्ति आ जाएगी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस बार वेक सिटी को बचाया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि हम तुरंत शहर छोड़ दें, एक छोटे कद के व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में कहा। 5वें दर्जे के जादुई जीव के खतरे ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया था। ये सुनकर जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आसमान हम पर गिर पड़ा है। इस 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस को लेकर सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इससे निपटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जियान चेन के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ तो अविश्वास से उसे घूरने लगे। जियान चेन के शब्दों ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है या उसके पास उस जादुई राक्षस से निपटने का कोई तरीका है। फिर भी उसकी उम्र के कारण कुछ लोग उसकी शक्ति को लेकर अभी भी संशय में थे। इसी वजह से किसी के मन में यह सवाल उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गर्भ में रहते हुए ही साधना शुरू कर दी हो? ज्वाला भाड़े के सैनिक एक पल के लिए चौंक गए, फिर बेहद उत्साहित हो गए। एक पृथ्वी संत गुरु ने संदेह तियान युवान महाद्वीप के उच्चस्तरीय विशेषज्ञों में से एक थे। उनके भाड़े के सैनिकों के समूह में पृथ्वी संत गुरु स्तर के विशेषज्ञ का होना हर किसी के मन में एक ही विचार पैदा कर रहा था, यदि वे इस भाड़े के सैनिकों के समूह में बने रहे तो वे निश्चित रूप से बिना अधिक प्रयास किए सफलता प्राप्त कर सकेंगे। महान संत गुरुओं के चेहरे पर भी राहत के भाव थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान चेन ने 9 महान संत गुरुओं से बिना किसी परेशानी के लड़ाई लड़ी और अंत में उनमें से 2 को आसानी से मार गिराया। एक पृथ्वी संत गुरु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। जियान चेन ने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए हाथ हिलाया और कहा, अभी के लिए तुम लोग अलग हो जाओ। अपनी ताकत को ध्यान से बढ़ाओ ताकि जादुई राक्षसी लहर के आक्रमण से बचने की तुम्हारी संभावना बढ़ जाए। अध्याय 234 युद्ध कौशल, एक अप्रत्याशित खोज। इसके बाद जियान चेन उस आंगन में गया जिसे काई कबीले ने विशेष रूप से उसके लिए बनवाया था। जियान चेन इस विशाल और शांत आंगन में एक मेज पर बैठ गया और उसने 3 स्पेस बेल्ट निकाले। इन 4 स्पेस बेल्ट में से एक जोहो कबीले के जोहो बुतों का था। बाकी 2 त्यानिक्सियोंग ली और त्यानिक्सियोंग दाओयुन के थे। त्यानिक्सियोंग कबीले को छोड़ने के बाद जियान चेन ने दोनों भाइयों के स्पेस बेल्ट इकट्ठा कर लिए थे। एक दिन पहले उसने जोहो कबीले को नष्ट कर दिया था और फिर तुरंत ही उससे भी अधिक शक्तिशाली त्यानिक्सियोंग कबीले को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए जियान चेन ने अपनी खोई हुई सेंट फोर्स को पुनः प्राप्त करने के लिए एक रात बिताई थी। इसका मतलब यह था कि उसे स्पेस बेल्ट के अंदर की सामग्री की जांच करने का समय नहीं मिला था। अब आखिरकार उसके पास कुछ खाली समय था, इसलिए वह जोहो बुतों के स्पेस बेल्ट को ध्यान से देख सका। जियान चेन ने अंतरिक्ष बेल्ट की ओर हाथ बढ़ाया और तुरंत उसके अंदर रखी वस्तुओं पर नजर डाली। अंतरिक्ष बेल्ट के अंदर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर का एक छोटा सा ढेर था। दोनों की संख्या लगभग 200 थी। बगल में तृतीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर का एक छोटा सा ढेर था जो कि ढेर से छोटा था, फिर भी उसमें 20 कोर थे। वहीं चतुर्थ श्रेणी के मॉन्स्टर कोर केवल 2 ही थे। इसके अलावा सिक्कों के 4 छोटे ढेर थे।
तांबे, चांदी, सोने और बैंगनी रंग के सिक्के सभी 4 छोटे छोटे करीने से ढेरों में रखे हुए थे और जियान चेन के अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 10,000 बैंगनी रंग के सिक्के थे। ये जो परिवार के दैनिक खर्चों का भत्ता रहा होगा। इसके अलावा स्पेस बेल्ट में कपड़े जैसी कुछ अन्य चीजें भी थीं, लेकिन कुछ भी बहुत कीमती नहीं था। इसके बाद तियानिक्सियोंग ली और तियानिक्सियोंग दाओयुन के स्पेस बेल्ट की जांच की गई। तियानिक्सियोंग ली के स्पेस बेल्ट में प्रचुर मात्रा में मॉन्स्टर कोर थे। इनमें 200 प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर, 40 तृतीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर और 5 चतुर्थ श्रेणी के मॉन्स्टर कोर थे। साथ ही 2000 बैंगनी सिक्के और एक बैंगनी कार्ड भी था जिसमें अज्ञात राशि निहित थी। दूसरी ओर तियानिक्सियोंग दाओयुन के स्पेस बेल्ट की स्थिति कहीं अधिक दयनीय थी। 100 बैंगनी सिक्कों के अलावा इसमें केवल 12 तृतीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर और एक चतुर्थ श्रेणी का मॉन्स्टर कोर था। तीनों स्पेस बेल्ट की जांच करने के बाद जियान चेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तीनों स्पेस बेल्ट में 10,000 से अधिक बैंगनी सिक्के, 400 प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर और 60 तृतीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर थे। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें एक बैंगनी कार्ड था जिसके अंदर अज्ञात राशि छिपी हुई थी। उसके बाद जियान चेन ने जो बुटोंग से प्राप्त स्पेस रिंग को अपनी स्पेस बेल्ट से निकाला। ये स्पेस रिंग चांदी के रंग की थी और इस पर एक साधारण सजावटी डिजाइन बना हुआ था जो देखने में किसी महिला के पहनने जैसा लगता था। जियान चेन ने अपने हाथ में मौजूद इस स्पेस रिंग को एक पल के लिए गौर से देखा, फिर इसके अंदर झांका। भंडारण क्षमता के मामले में ये स्पेस रिंग स्पेस बेल्ट से कहीं बेहतर थी। इसकी अंतरआयामी भंडारण क्षमता स्पेस बेल्ट से कहीं अधिक थी और यहाँ तक कि सबसे महंगी स्पेस बेल्ट भी केवल कुछ घन मीटर की ही भंडारण क्षमता रखती है। हालांकि यह स्पेस रिंग उसके पिता द्वारा दी गई स्पेस रिंग के बराबर गुणवत्ता की नहीं थी, फिर भी ये 50 घन मीटर बड़ी थी। स्पेस रिंग के विशाल भंडार में तरह तरह के कीमती दिखने वाले मिट्टी के बर्तन रखे थे। बीच में 3 सेट किताबों से भरी एक अकेली अलमारी बाकी सभी चीज़ों से ऊपर खड़ी थी। उसके बगल में जमीन पर एक हल्का चमकता हुआ बैंगनी कार्ड पड़ा था। जियान चेन ने तीनों किताबों को बढ़ती रुचि के साथ देखा। उसने बिना किसी झिझक के तुरंत किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अमूल्य खजानों का एक रिकॉर्ड। पहली किताब के कवर पर लिखे 6 शब्दों ने जियान चेन का ध्यान खींचा और उन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी तेजी से बदलती भावनाओं को शांत करते हुए जियान चेन ने पहली किताब को उठाया और दूसरी किताब खोली। मानव स्तरीय युद्ध कौशल पवन नियंत्रण। उन शब्दों को सुनकर जियान चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। युद्ध कौशल, ये तो वाकई युद्ध कौशल है, जियान चेन ने हैरानी से कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बुतोंग ने युद्ध कौशल छिपा रखा होगा। तियान युआन महाद्वीप में ये अनमोल खजाने थे और अन्य साधना कौशलों की तुलना में तो निम्नतम श्रेणी के युद्ध कौशल भी अनमोल थे। जियान चेन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए किताब के कवर पर अपनी निगाहें टिका दीं। थोड़ी निराशा के साथ वह मन ही मन बुदबुदाया, फिर भी ये कितना अफसोस की बात है कि यह केवल मानव स्तरीय युद्ध कौशल है। युद्ध कौशल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे उच्च स्तर संत स्तर था, उसके बाद स्वर्ग स्तर, पृथ्वी स्तर और अंत में सबसे निम्न स्तर मानव स्तर था। प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें 3 और स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। धीरे धीरे अपनी नज़र युद्ध कौशल की किताब से हटाते हुए जियान चेन ने पहली किताब पर नजर डाली जिस पर पवन की आत्मा शब्द लिखे थे। यह मानव स्तर की साधना विधि थी जो पवन संत शक्ति रखने वालों के लिए सबसे उपयुक्त थी। निराशा से सिर हिलाते हुए जियान चेन ने पवन नियंत्रण और पवन आत्मा की पुस्तकों से नजरें हटा लीं। ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उसके लिए इनका कोई खास महत्व नहीं था। कारगात अकादमी में रहते हुए उसे स्वर्ग स्तर की साधना विधियों तक पहुंच प्राप्त थी, इसलिए मानव स्तर की साधना विधि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। जियान चेन ने कीमती वस्तुओं को वापस मेज पर रख दिया और फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। ... 2 दिन बीतते बीतते समय बहुत जल्दी बीत गया। इन 2 दिनों में जियान चेन और फ्लेम मर्सिनरी सभी काई कबीले के प्रांगण में शांतिपूर्वक साधना कर रहे थे। 5वें दर्जे के जादुई राक्षस की खबर ने उन सभी पर भारी दबाव डाल दिया था, इसलिए सभी आने वाले युद्ध में अपनी रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। इन 2 दिनों में आंगनों के आसपास कई अजीब दिखने वाले लोग पकड़े गए। फ्लेम मर्सिनरीज के प्रकट होने से वेक सिटी के छोटे बड़े सभी गुटों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया था। इसका कारण ये था कि एक ही भाड़े के समूह में 5 महान संत मास्टर्स का होना अपने आप में एक विशाल शक्ति का प्रतीक था। ये 5 महान संत मास्टर्स वेक सिटी में काफी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण वेक सिटी के हर गुट ने काई कबीले पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। भले ही जो और तियानिक्सियोंग वंश नष्ट हो गए थे, लेकिन मंडरा रही जादुई राक्षसी लहर ने पूरे वेक शहर को प्रभावित कर दिया था। प्रमुख शक्तियों को छोड़कर व्यवहारिक रूप से किसी और को इसकी परवाह नहीं थी। उस रात घोर अंधेरे की आड़ में एक विशालकाय उड़ने वाला जादुई जानवर अचानक नगर स्वामी के महल की छत पर उतरा। उस जादुई जानवर की पीठ से 2 आकृतियां नीचे उतरीं। अध्याय 235 वरिष्ठ दूत। घोर अंधेरी रात में एक विशालकाय जादुई उड़ने वाला जीव अचानक नगर स्वामी के महल पर उतर आया। इमारत की तेज रोशनी के कारण उस जादुई उड़ने वाले जीव का आकार मोटे तौर पर देखा जा सका। वह काले पंखों वाले एक चील जैसा दिखता था, जिसके पंख लगभग 20 मीटर तक फैले हुए थे। उसकी पीठ पर 2 आकृतियां अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ीं, उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। आंगन में युनली खड़ा था और उसके पीछे सैनिकों का एक समूह घबराया हुआ खड़ा था। फिर भी उन सभी के चेहरों पर उम्मीद की एक झलक भी थी। जैसे ही उड़ने वाला जादुई जानवर नीचे उतरा, युनली इंतजार करती रही, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, युनली ने उन दोनों आकृतियों को पुकारा, मुझे दूतों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त है। ... डोंग 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 डोंग। काई कबीले के आंगन में सुबह सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज ने अचानक सुबह की शांति भंग कर दी।
जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, काए अंदर आओ। इसके साथ ही दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगे और काई कबीले का महंगा वस्त्रधारी मुखिया अंदर आया। उसने शांत स्वभाव वाले जियान चेन का स्वागत करते हुए कहा, कैप्टन, लॉर्ड यूनली अभी थोड़ी देर पहले आए थे और उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। वे इस समय मुख्य हॉल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मन ही मन बुदबुदाते हुए जियान चेन ने कहा, आखिर अब उसे मुझसे क्या चाहिए? मुझे तो यह नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि कोई गंभीर बात होगी। काए ने जवाब दिया, तो चलिए हम उनका अभिवादन करते हैं। जियान चेन ने अपने हाथ में मौजूद 2 तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर फेंके और काए के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। काए का पीछा करते हुए वे काई कबीले के महल में पहुंचे, जहां उन्होंने कवचधारी यूनली को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ खड़ा देखा। फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के ठीक बगल में लगभग 20 वर्ष की दिखने वाली एक युवती खड़ी थी। पिछले 2 दिनों में जियान चेन ने काई परिवार के हर महत्वपूर्ण सदस्य पर पूरा ध्यान दिया था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति काए का पुत्र काइलक था। इस वर्ष वह 40 वर्ष का हो गया था और उसके साथ खड़ी 20 वर्षीय महिला काए की पोती काइदी थी। जियान चेन ने पहचान लिया कि काइलाक जिससे बात कर रहा था वह कमांडर डुओली था, जो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। कप्तान, कप्तान! जियान चेन को देखते ही काए की बेटी काइदी तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर जियान चेन को पुकारने लगी। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के काई कबीले के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद काएर ने जोर देकर कहा कि उनके बेटे और पोती भी जियान चेन को कप्तान कहकर पुकारें। हालांकि काइलाक और काइदी दोनों ने पहले तो इसका विरोध किया था, लेकिन काएर के साथ कुछ बातचीत के बाद वे अंततः इस मामले पर मान गए। जियान चेन ने अभिवादन के तौर पर दोनों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर कमांडर डुओली की ओर मुड़कर कहा, कमांडर डुओली, इतनी सुबह सुबह आपको मुझसे क्या बात करनी है? डुओली ने हल्की मुस्कान के साथ जियान चेन की ओर मुड़कर कहा, भाई जियान चेन, वरिष्ठ दूत आपसे मिलना चाहते हैं। यदि संभव हो तो क्या आप कृपया स्वामी के महल में हमारे साथ चलेंगे? वरिष्ठ दूत! जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये वरिष्ठ दूत कौन है। जियान चेन की उलझन देखकर डुओली ने उसे समझाया, वरिष्ठ दूत मोनाक सिटी के एक विशेषज्ञ है जिन्हें हमने वेक सिटी की रक्षा के लिए हमले के दौरान नियुक्त किया था। विशेषज्ञ शब्द सुनते ही कमांडर डुओली ने अपने होंठ दबा लिए और आदर भरी निगाहों से जियान चेन को देखा। ये सुनकर जियान चेन की आंखों में झिझक झलक उठी और उसने कहा, कमांडर डुओली, क्या आप जानते हैं कि यह वरिष्ठ दूत मुझसे किस कारण से मिलना चाहता है? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। वरिष्ठ दूतों ने भी कुछ नहीं बताया और मैंने पूछने की हिम्मत भी नहीं की। डुओली ने सिर हिलाया। जियान चेन की आंखें एक बार फिर सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कई अलग अलग कारणों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह कमांडर डुओली के साथ हवेली में वापस जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। स्वामी के महल में कमांडर डुओली बगीचे के ठीक सामने रुक गए और फिर जियान चेन से बात करने के लिए मुड़ गए। भाई जियान चेन, आगे एक मंडप में वरिष्ठ दूत आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। समझ में आने पर सिर हिलाते हुए जियान चेन ने सामने बगीचे की ओर देखा। चारों ओर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे, जिनकी मीठी सुगंध हवा में घुल रही थी। इस सुगंध की एक सांस लेते ही व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था मानो उसकी ऊर्जा स्थिर हो रही हो, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक सार की प्रचुरता थी। जियान चेन अंततः बगीचे के बीच में बने मंडप की ओर देखने के लिए रुक गया, जहां 2 महंगे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति शराब पी रहे थे। यूनली उनके बगल में खड़ी थी और समय समय पर आदरपूर्वक उनके लिए शराब परोस रही थी और आसपास कोई पहरेदार नहीं था। जियान चेन ने कुछ क्षण तक उन 2 धनी वस्त्रधारी पुरुषों को घूर कर देखा। उसके मन में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ये वही लोग थे जिन्हें डुओली ने वरिष्ठ दूत कहा था, इसलिए बिना किसी झिझक के वह धीरे धीरे मंडप की ओर चलने लगा। रास्ते में उसकी नजरें बगीचे के विभिन्न स्थानों पर घूमती रहीं। जैसे ही जियान चेन मंडप में पहुंचा, स्वामी यूनली ने जल्दी से दोनों दूतों से कहा, वरिष्ठ दूतों, इस भाई का नाम जियान चेन है। दोनों दूतों ने जियान चेन को एक ही समय पर देखा और जियान चेन ने भी उन्हें देखा। जियान चेन ने देखा कि दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और उनमें से एक का स्वभाव इतना सौम्य था कि पहली नज़र में ही किसी को भी अच्छा महसूस हो जाता। वहीं दूसरे का भाव बिल्कुल विपरीत था और उसके चेहरे पर एक ठंडापन था। इसके बावजूद दोनों ने एक ही तरह के कपड़े और सामान पहन रखे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। तो आप जियान चेन हैं? सौम्य दिखने वाले उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जियान चेन का अभिवादन किया। जियान चेन ने अभिवादन करते हुए हाथ जोड़े और कहा, जी हाँ, मैं जियान चेन हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ मौजूद मेरे साथी भाइयों को क्या चाहिए? जियान चेन की आवाज़ न तो अपमानजनक थी और न ही सम्मानजनक, और उनका हाव भाव भी शिष्टाचार के लिहाज से अनुचित नहीं था। जियान चेन के बोलते ही वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा भर गई और जियान चेन पर भयानक दबाव डालने लगी। नीचे जियान चेन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कोई भारी पत्थर रखा हो और उसे अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगी। इस अचानक घटनाक्रम से जियान चेन का चेहरा चौंक गया और उसका शांत चेहरा गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर एक तरह की शीतलता थी, क्योंकि वह उस सौम्य दिखने वाले व्यक्ति को घूर रहा था जो अब भी उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। पीछे न रहने के लिए जियान चेन ने अपनी ऊर्जा से वातावरण को भर दिया, जो तुरंत उसके शरीर से सटे व्यक्ति से संपर्क में आ गई। एक जोरदार धमाके के बाद पहले शांत रहने वाला बगीचा अचानक तेज हवा के झोंके से गूंज उठा और फूलों की पंखुड़ियां नाचने और हवा में उड़ने लगीं। वरिष्ठ दूतों! यूनली का चेहरा बदल गया था और वह घबराकर उन्हें पुकारने लगा। दयालु दिखने वाले दूत ने यूनली की ओर हाथ हिलाया और जियान चेन की ओर बिना कुछ बोले मुस्कुराते रहे। अध्याय 236 उड़ती हुई तलवार की हुई। जियान चेन की ऊर्जा हवा में दूत की ऊर्जा के साथ इस तरह से गूंथ गई थी जैसे 2 खतरनाक जानवर बिना रुके एक दूसरे को नोच रहे हों।
जियान चेन और दूत जिस स्थान पर थे उसके विपरीत उनके आसपास का बगीचा एक तेज आंधी की चपेट में था जो हर गुजरते पल के साथ और भी तेज होती जा रही थी। दयालु दूत ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी गति और भी बढ़ा दी। पल भर में ही जियान चेन की खतरनाक स्थिति अचानक और भी गंभीर हो गई। जैसे ही जियान चेन ने ऊर्जा का दबाव बढ़ता महसूस किया उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। अभी कुछ ही समय पहले जियान चेन उस व्यक्ति के साथ बराबरी के स्तर पर लड़ रहा था, लेकिन अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का सारा इलाका जम गया हो और वह उसमें फंस गया हो। बंधनों से मुक्त न हो पाने के कारण दूत की ऊर्जा के बल से उसके कपड़े भी कसकर चिपक गए थे। जियान चेन के गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली और उसने अपनी ऊर्जा को तेजी से बढ़ा लिया। देखते ही देखते उसकी ऊर्जा चरम पर पहुंचने लगी, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा की मात्रा अब भी जियान चेन को नियंत्रित कर रही थी, इसलिए वह खुद को छुड़ा नहीं पाया। तमाम कोशिशों के बावजूद जियान चेन पर लगाया जा रहा बल किसी दुर्गम पर्वत पर चढ़ने के समान था। ये दोनों दूत पृथ्वी संत मास्टर श्रेणी के थे, जबकि जियान चेन केवल प्राथमिक महान संत मास्टर स्तर पर था, इसलिए उसके लिए इन दोनों में से किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करना असंभव था। हालांकि जियान चेन उस प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव में जरा भी हिल नहीं पा रहा था, फिर भी वह उस व्यक्ति के सामने अडिग था। उसकी आंतरिक संत शक्ति लगातार प्रवाहित हो रही थी और उसके चारों ओर फैली बाहरी ऊर्जा का प्रतिकार करने का प्रयास कर रही थी। जियान चेन के पैरों के नीचे की जमीन कई दरारों में फटने लगी। उसके पैरों के बीच से मकड़ी के जाले जैसी दरारें हर दिशा में फैलने लगीं। पत्थर के टूटने के बाद जियान चेन धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। मोनाक सिटी के दूत द्वारा जियान चेन के साथ किए जा रहे व्यवहार को देखकर यूनली के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। मन ही मन वह आश्वस्त था कि जियान चेन किसी प्रभावशाली कुल का युवा पुत्र है, जिसमें 100 वर्षों में एक बार ही मिलने वाली प्रतिभा है। यदि उसके जैसा युवा महान संत गुरु स्तर तक पहुंच सकता है तो ये कहना मुश्किल है कि उसकी वास्तविक सीमा क्या है या वह कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यदि ये दूत जियान चेन को नाराज करता है तो आगे चलकर क्या समस्या उत्पन्न होगी, ये वह निश्चित रूप से नहीं जानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जियान चेन इसके बाद भी मन में द्वेष रखता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और मुसीबत आ जाएगी। यूनली के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन सामने खड़े दोनों दूतों को नाराज करना उनके लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्हें शांत करने का एक प्रयास करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्हें क्रोधित करने के डर से एक बार फिर किनारे खड़े हो गए। दूत जियान चेन की ताकत परखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने जियान चेन पर दबाव बढ़ाना जारी रखा। इस समय जियान चेन के दोनों पैर जमीन में धंस रहे थे, जिससे वह जमीन में गिर रहा था। जियान चेन का चेहरा इतना पीला पड़ गया था मानो उसके शरीर पर अभी भी कोई भारी पत्थर दबा हुआ हो। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने दांत पीसते हुए हिम्मत नहीं हारी और उसकी आंखें पल पल और ठंडी होती गईं, साथ ही उसके अंदर हत्या का भाव भी बढ़ता गया। स्पष्ट रूप से इस दूत के कार्यों ने जियान चेन के अंदर हत्या का भाव जगा दिया था। दूत अब भी जियान चेन को सौम्य भाव से मुस्कुरा रहा था, मानो कोई दयालु बूढ़ा व्यक्ति अपने पालतू पशुओं की देखभाल कर रहा हो। हालांकि इस समय तक जियान चेन पर पड़ने वाली ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक हो चुकी थी कि वह अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पा रहा था। यह एक पृथ्वी संत गुरु की असली शक्ति है। केवल उनकी ऊर्जा से ही मैं हिल भी नहीं पा रहा, कितना भयानक। एक महान संत गुरु के रूप में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जियान चेन ने हैरानी से मन ही मन सोचा। एक पृथ्वी संत गुरु और एक महान संत गुरु के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के अंतर जैसा था। उनके बीच बस एक बहुत बड़ी रेखा थी। जैसे ही जियान चेन मुश्किल से अपनी सांसों पर काबू पा रहा था, अचानक उसके दांतियान के भीतर से नीले और बैंगनी रंग की रोशनी उसके शरीर से निकलकर उसके सिर के चारों ओर 2 प्रकाशमान किरणों के रूप में प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी तलवार के 2 हैंडल हों जो इस समय उसके सिर में धंसे हुए हों। उसी समय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर हुआ, मानो वह कहीं से प्रकट हो रही हो। पलक झपकते ही पूरा बगीचा तलवार ऊर्जा से भर गया और हवा का हर कण उससे सघन हो गया। यह अनुभूति अत्यंत तीव्र थी, साधारण हवा के कोमल स्पर्श के विपरीत। वास्तव में यह ऐसा अनुभव था जैसे कई तलवारों से वार किया जा रहा हो और चुभन महसूस हो रही हो। जैसे ही जियान चेन के शरीर से तलवार की ऊर्जा निकली, बगीचे के चारों ओर के फूल बेतहाशा नाचने लगे और अगले ही पल धूल का एक बवंडर पूरे इलाके को ढक लिया। दोबारा देखने पर पता चला कि घास या फूल का एक भी तिनका बाकी नहीं बचा था। अचानक पत्थर के मंडप में सरसराहट की आवाज गूंज उठी, क्योंकि धूल का पूरा बवंडर चारों ओर आसमान को ढक लिया था। कुछ ही क्षणों में धूल के घने आवरण के कारण मंडप के बाहर का दृश्य भी दिखाई देना बंद हो गया। ये कैसी शक्ति है? जल्दी करो और वापस जाओ। दोनों दूतों के चेहरे से अब शांत भाव गायब हो गए और वे तलवार की शक्ति के घेरे से बचने के लिए तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। यूनली की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी और वह तुरंत पीछे की ओर कूद गया। उसका पूरा चेहरा पहले चिंता से भरा हुआ था, फिर अचानक सदमे ने उसे घेर लिया। जैसे ही दोनों दूत पीछे हटे, नीले और बैंगनी रंग की दोनों तलवारें अचानक एक ही पल में दृष्टि से ओझल होकर उसके शरीर में समा गईं। उनके गायब होने के साथ ही तलवार की ऊर्जा का आवरण भी छट गया और पीछे फूलों के बगीचे के अवशेष रह गए, जिन पर जगह जगह निशान थे। दोनों दूत और यूनली 100 मीटर दूर खड़े होकर अविश्वास भरी निगाहों से जियान चेन को देख रहे थे। हालांकि पहले की तुलना में जियान चेन की हालत कहीं ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके पैरों तले जमीन में दरारें पड़ गई थीं। तीनों के चेहरों पर कई छोटे छोटे घाव थे, जिनसे मुश्किल से खून रिस रहा था। हालांकि वे इतनी तेजी से पीछे नहीं हट पाए कि उनके कुछ बाल कटकर हवा में उड़ गए। उनके कपड़े भी फट गए थे और खून से सनने लगे थे। ये किस तरह की शक्ति है? यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? सौम्य दिखने वाले दूत ने हैरानी और चेहरे पर स्पष्ट भय के साथ चिल्लाकर कहा। उस पल भर में दोनों दूतों ने अपनी संत शक्ति का उपयोग करके खुद को बचाया, लेकिन तभी कुछ बेहद चौंकाने वाली घटना घटी। इस रहस्यमय शक्ति ने मानो उनकी सुरक्षा को भेदते हुए उन दोनों को घायल कर दिया।
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पर अनगिनत छोटी छोटी ब्लेड जैसी वस्तुओं के कटने का अनुभव किया। उनकी जांघें, कमर, बाजू, हाथ, चेहरा, माथा और छाती सभी जगह कट गए थे और लगभग खून से लथपथ हो गए थे। अध्याय 237 जादुई जानवरों का आक्रमण। 100 मीटर दूर दोनों दूतों की दयनीय स्थिति देखकर जियान चेन का सारा गुस्सा शांत हो गया। हालांकि उस दूत ने उस पर अविश्वसनीय रूप से भारी दबाव डाला था, लेकिन इसके परिणाम कहीं अधिक भयावह थे। न केवल उनके शरीर क्षतिग्रस्त हुए थे, बल्कि यह पृथ्वी संत गुरु के रूप में उनकी श्रेष्ठता पर भी हमला था। यह अपने आप में ही उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफी था। जियान चेन ने अपने चारों ओर के दृश्य का जायजा लिया और पाया कि उसके द्वारा उत्सर्जित तलवार ऊर्जा के कारण पूरा वातावरण धूल में मिल गया था। मन ही मन वह सदमे से हौंफ उठा। नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं की इतनी शक्ति को देखते हुए उसके शरीर से निकली थोड़ी सी तलवार ऊर्जा भी उसे सदमे से कांपने पर मजबूर कर सकती थी। वास्तव में वह सदमे से थरथरा उठा। इतनी कम तलवार ऊर्जा का पृथ्वी संत गुरु पर इतना बड़ा प्रभाव डालना अविश्वसनीय था। यदि अत्यंत कमजोर नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के पास अब इतनी जबरदस्त शक्ति है, तो जियान चेन कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपनी सबसे मजबूत अवस्था में उनके पास किस प्रकार की भयावह शक्ति हो सकती है। ये कितना ताकतवर है, कितना भयानक। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा यूनली बड़बड़ाते हुए चेहरे से पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके बगल में खड़े दो दूतों के माथे पर। उसके कपड़े अब ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसके शरीर का हर हिस्सा जख्मों और खून से लथपथ था। अगर वह खून न बहा रहा होता तो कोई भी यकीन नहीं करता कि उसे चोट लगी है। जियान चेन की नज़रों में मौजूद लोग उसकी शक्ति से पूरी तरह भयभीत थे। उन तीनों को देखकर उसे उनकी पीड़ा में आनंद महसूस हो रहा था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अंत में कहा, लॉर्ड यूनली, वरिष्ठ दूतों, क्या आप सब अब ठीक हैं? हर शब्द के साथ जियान चेन उनकी ओर एक कदम और बढ़ा। भाई जियान चेन, जरा करीब मत आइए। जियान चेन को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख यूनली चौंक उठा और जोर से चिल्लाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। अचानक घटी इस घटना से यूनली इतना भयभीत हो गया था कि उसका सारा साहस पस्त हो गया था। तलवार की वह अविश्वसनीय शक्ति बहुत ही भयानक थी और अगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी भी धीमी होती तो उसे कोई संदेह नहीं था कि वह भी धूल में मिल जाता। दोनों दूत भी कुछ भयभीत होकर जियान चेन को देखते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। उस क्षण उन्हें यूनली से भी कुछ अधिक बातें समझ आ गईं। दोनों को इस बात का गहरा एहसास था कि जिस संत शक्ति पर उन्हें इतना गर्व था, उसके बावजूद इस खतरे के सामने उनकी रक्षा करने के लिए मानो कुछ भी नहीं था। नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के कारण दोनों पृथ्वी संत मास्टर्स की इस दयनीय स्थिति को देखकर जियान चेन को थोड़ी आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। प्रभु यूनली और वरिष्ठ दूतों, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा क्रोध क्षण भर के लिए अनियंत्रित हो गया था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। बगीचे की तबाह हालत को देखकर दोनों दूतों के चेहरे पर बेहद निराशा के भाव आ गए। अभी अभी जो शक्ति प्रकट हुई वह आखिर क्या थी? जियान चेन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। गणमान्य व्यक्तियों, कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। हालांकि अभी अभी जो शक्ति प्रदर्शन हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मैं वरिष्ठों से क्षमा की अपेक्षा करता हूँ। अरे कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं तो ये पूरी तरह हमारी गलती है। अगर मैंने अपनी ची शक्ति से तुम्हारी परीक्षा न ली होती तो तुम्हारी यह शक्ति कभी प्रकट न होती। सौम्य दिखने वाले दूत ने तुरंत जवाब दिया। वेक सिटी आने के बाद से उन्होंने जियान चेन की अब तक की उपलब्धियों के बारे में सुना था। जियान चेन नाम के इस शख्स को देखकर वे सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर यह किस तरह का व्यक्ति है। वे भी उसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वह वाकई उतना ही अद्भुत है जितना कि स्वामी यूनली ने कहा था। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही प्रयोग में उन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी बेइज्जती भी हो जाएगी। इतना कहकर ठंडे चेहरे वाले दूत ने दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने खुद मुसीबत मोल ली है। ये सुनकर प्रथम दूत शर्मिंदा होकर हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, जियान चेन, अगर हमने आपको नाराज किया है तो हम आशा करते हैं कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। जल्दी से जियान चेन ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द तो मुझे कहने चाहिए थे। मैं सचमुच चाहता हूं कि वरिष्ठों को बुरा न लगे। वरिष्ठ दूतों, भाई जियान चेन, हाल ही में हुई तबाही के कारण क्यों न हम बातचीत के लिए जगह बदल लें? यूनली अचानक बोल पड़ी। शरीर पर कई चोटें थीं, लेकिन वे मामूली थीं और बातचीत में बाधा मात्र थीं। दोनों दूतों और जियान चेन के बीच सुलह देखकर यूनली ने चैन की सांस ली। इसके बाद तीनों यूनली के पीछे पीछे एक और भी शानदार लाउंज में गए। हॉल की ओर जाते समय कई गार्डों ने यूनली और दोनों दूतों की फटी पुरानी हालत को देखकर अजीब निगाहें डाली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद चारों अंततः शांत हॉल में पहुंचे जहां उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। अंततः जियान चेन को दूतों के नाम पता चल गए और वह उनके स्वभाव को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने लगा। दोनों दूत सगे भाई थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे। दयालु स्वभाव वाला बड़ा भाई कटाता था। दोनों में से वह सौम्य था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जिससे लोग उसके साथ सहज महसूस करते थे। दूसरा व्यक्ति छोटा भाई कटाफेई था। अपने बड़े भाई की तुलना में वह काफी ठंडा और शांत स्वभाव का था, जिससे लोगों को लगता था कि वह उनसे बेहद दूर है। बातचीत के बाद कटाता ने लगातार जियान चेन से उसकी पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार जियान चेन ने लापरवाही से स्पष्ट जवाब दिया। बाद में कटाता को भी एहसास हुआ कि जियान चेन ऐसे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने उलझन से बचने और जियान चेन के गुस्से से बचने के लिए ऐसे सवाल पूछना बंद कर दिया। बगीचे में हुई घटना के बाद कटाता जियान चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस समय ड्रूली गंभीर चेहरे के साथ वापस आया। दूतों का अभिवादन करने के बाद वह तुरंत यूनली की ओर मुड़ा और बोला, महाराज, अभी अभी एक खबर आई है।
जादुई जीवों का एक बड़ा झुंड जंगलों से वेक सिटी की ओर बढ़ रहा है। अचानक वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए क्योंकि युनली ने भारी निगाहों से देखते हुए पूछा, कितने लोग हैं? बहुत सारे, इतने ज्यादा कि हम गिन भी नहीं सकते। ड्यूओली ने गंभीरता से जवाब दिया। क्या वहां किसी 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के कोई निशान मिले थे? कटाटा ने पूछा। हमारी रिपोर्टों के अनुसार खोजी दल जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से बहुत डर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वे बाहरी इलाके तक ही गए, इसलिए उन्हें इसका कोई सुराग नहीं मिला। ड्यूओली ने क्षमाप्रार्थी अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा। ड्यूओली, पूरे शहर को तुरंत तैयार करो। जासूसों को वापस बुलाओ और शहर के द्वार बंद कर दो ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। युनली गरजते हुए अपनी सीट से उछलकर कमरे से बाहर भागा। अध्याय 238 आक्रमण से पूर्व संध्या। युनली द्वारा जादुई राक्षसी लहर की शुरुआत की घोषणा करते ही वेक सिटी में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अचानक पूरा शहर हरकत में आ गया क्योंकि खबर सुनते ही भाड़े के सैनिकों का हर समूह अपने साथियों के साथ तैयारी करने के लिए तुरंत शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। युद्ध के जल्द शुरू होने की खबर के साथ ही माहौल असामान्य रूप से गंभीर था, लेकिन साथ ही साथ हर कोई काफी उत्साहित भी था। जैसे ही जियान चेन ने स्वामी के महल को छोड़ा, वह वापस काई कबीले में लौट आया, जहां 7 महान संत गुरुओं और ज्वाला भाड़े के सैनिकों के 100 अन्य सदस्य उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। सड़क पर अब एक भी काफिला नजर नहीं आ रहा था, बस भारी हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों के कई समूह एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से कई भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। इस बार वेक सिटी के भाड़े के सैनिकों के संघ ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि अगर वे किसी जादुई जानवर का बायां कान ला सके तो उन्हें उसी श्रेणी के जादुई जानवर को मारने का इनाम मिलेगा। जितने ज्यादा कान वे इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा इनाम उन्हें मिलेगा। हालांकि जादुई जानवरों का हमला बेहद खतरनाक था, जहां सावधानी न बरतने पर जान भी जा सकती थी, लेकिन मौत से न डरने वालों के लिए इनाम का लालच बहुत बड़ा था। हालांकि ये सारी रकम नगर स्वामी ने स्वयं चुकाई थी। हालांकि यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन वेक सिटी जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के इतने करीब होने और दानवों के मूल भंडार से अच्छी आय होने के कारण ये कहा जा सकता है कि वेक सिटी और नगर स्वामी दोनों ही धनी थे। अन्यथा वे प्रथम श्रेणी के शहर जैसी दीवारें कभी नहीं बनवा पाते। जब जियान चेन 100 आदमियों को लेकर 1000 मीटर दूर शहर के द्वार तक पहुंचा तो अचानक उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने उस क्षेत्र को घेर लिया था और हिलना डुलना असंभव हो गया था। इस पर जियान चेन बस एक कदम पीछे हट गया और अपने पीछे खड़े 7 महान संत गुरुओं से बोला, हमारे लिए रास्ता साफ करो। वे 7 महान संत गुरु वेक सिटी में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत से लोग उन्हें जानते थे। इसलिए कई लोगों ने तुरंत उनके लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग उनकी उपस्थिति से भयभीत थे। जियान चेन के साथ स्थान बदलते ही 7 पुरुषों की उपस्थिति और भी तीव्र हो गई जब डुओकांग ने चिल्लाकर कहा, भाइयों कृपया रास्ता दें। उनके नियंत्रण में उनसे निकलने वाली शक्ति की मात्रा ने उनके सामने का रास्ता अचानक ऐसे साफ कर दिया मानो किसी तेज तलवार ने उसे काट दिया हो और लोगों के समूह को किनारे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अरे, क्या ये गोल्डन ड्रैगन मर्सिनरीज का कप्तान नहीं है? मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ होगा। वह हॉट ब्लडड मर्सिनरीज का कप्तान भी है। मैंने ऐसी अफवाहें सुनी हैं कि उन्होंने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग कर दिया और फ्लेम मर्सिनरीज नामक एक अन्य समूह में शामिल हो गए। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। जैसे ही 7 महान संत गुरुओं ने अपने चेहरे प्रकट किए, उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया और सभी लोग उनके बारे में बात करने लगे। बड़े समूह के पीछे छिपकर जियान चेन ने किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना 7 महान संत गुरुओं का अनुसरण किया। जैसे ही समूह दीवार से 500 मीटर दूर पहुंचा, अचानक आगे से एक जोरदार शोर सुनाई दिया। तभी भारी कवच पहने एक सैनिक जियान चेन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह कमांडर ड्यूओली था। हाँ, भाई जियान चेन, स्वामी और वरिष्ठ दूत दीवार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे आपके साथ चलने दीजिए। कमांडर ड्यूओली ने जियान चेन को देखते ही अपनी आवाज में पहले से भी ज्यादा विनम्रता भर ली। समूह से आगे चलते हुए जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अगर आप मुझे नेतृत्व करने का सम्मान देंगे तो कृपया आगे चलें। इसके बाद सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच जियान चेन और ड्यूओली एक साथ शहर के द्वार की ओर चले गए। वेक सिटी की दीवारें प्रथम श्रेणी के शहर की दीवारों के समान उच्च मानकों की थीं। वे 40 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी थीं। दीवारों के ऊपर विभिन्न शक्तियों वाले कई सैनिक तैनात थे। इतना ही नहीं, कई शक्तिशाली भाड़े के सैनिक भी दीवारों के ऊपर मौजूद थे। दीवारों के ऊपर 30 जादुई क्रिस्टल तोपें भी लगी थीं, जिनमें से प्रत्येक पर 5 भाड़े के सैनिक तैनात थे, जिनके पास राक्षसी कोर से भरा एक बक्सा था। कमांडर ड्यूओली जियान चेन को लॉर्ड युनली के पास लाए, जो गंभीर भाव से शहर की दीवारों के बाहर देख रहे थे। उनके साथ वेक सिटी के कुछ जाने माने लोग और 2 दूत भी मौजूद थे। दोनों ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश भी करता तो ऐसा लगता था कि दूत उन्हें अनदेखा करने का नाटक भी नहीं करते। हे भगवान युनली, वर्तमान स्थिति कैसी है? जियान चेन ने भगवान से धीमी आवाज में पूछा। युनली बिना किसी भाव परिवर्तन के शहर से परे देखता रहा। हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस बार जादुई जीवों की लहर में पहले से कहीं अधिक जीव हैं। भाई जियान चेन, एक नज़र डालिए। उनकी संख्या लगभग अनगिनत है। ये सुनकर जियान चेन गंभीर हो गया और उसने युनली के इशारे की ओर देखा तो पाया कि जादुई जीवों का एक काला तूफान धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। वह उनमें से एक का भी शरीर नहीं देख पा रहा था, गिनना तो दूर की बात थी। इस दृश्य को देखकर जियान चेन की आंखें एकाग्रता से सिकुड़ गईं। इन मंदबुद्धि जादुई जीवों का इस तरह आगे बढ़ना निश्चित रूप से किसी 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के नेतृत्व में ही संभव है। आखिरकार उनकी बुद्धि भले ही मनुष्य से कम हो, लेकिन अन्य जादुई जीवों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। जादुई जीवों की यह लहर काफी विचित्र है। लॉर्ड युनली, मुझे याद है पिछली जादुई जीवों की लहर में जादुई जीव बेतहाशा दीवारों पर टूट पड़े थे।
इस बार वे इतने अनुशासित ढंग से कैसे चल रहे हैं? एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। बिल्कुल सही, पिछली बार जब वेक सिटी पर हमला हुआ था तो वह इस बार से बिल्कुल अलग था। एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से आती लहर को देखते हुए कहा। दोनों के बोलने के बाद युनली के बगल में खड़े लोग आपस में बहस करने लगे। वे कम बुद्धि वाले लोग नहीं थे, उनमें से हर कोई समझ गया था कि इस लहर में कुछ गड़बड़ है। ये देखकर कि हर किसी को इस लहर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, युनली समझ गया कि अब इस रहस्य को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बिना और सोचे समझे उसने जोर से कहा, सब लोग, सच तो यह है कि इस जादुई जीव की लहर में एक 5वें दर्जे का जादुई जीव छिपा हुआ है। हमारे वेक शहर के लिए ये जादुई जीव की लहर एक बेहद कठिन परीक्षा है। अध्याय 239, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रारंभिक महत्व। युनली की स्वीकारोक्ति सुनने के बाद सभी के चेहरे एकदम गंभीर हो गए। फिर भी किसी ने भी जोर शोर से प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनमें से हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि यही कारण था कि इस बार जादुई राक्षस की लहर इतनी अलग थी। वेक सिटी में लगभग हर 20 साल में जादुई राक्षसों का प्रकोप होता था और इसमें भाग लेने के लिए बहुत से लोग आते थे। इसलिए जो लोग कई वर्षों से वेक सिटी में रह रहे थे वे जादुई राक्षसों के प्रकोप की प्रकृति को अच्छी तरह समझते थे। यह नया प्रकोप विशेष रूप से विचित्र था। यदि सामान्यतः मूर्ख जादुई राक्षस अचानक एक अनुशासित सेना की तरह चलने लगे तो ये केवल 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस का ही काम हो सकता था। ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। 5वें दर्जे का जादुई जीव बेहद शक्तिशाली होता है और अगर कोई पृथ्वी संत गुरु भी अकेले लड़े तो उसे जीतना मुश्किल होगा। हमारे वेक शहर में 5वें दर्जे के जादुई जीव से बचाव के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए लगता है कि हमारे पास केवल यही विकल्प है कि हम अपनी संख्या बल से उन्हें हराने की रणनीति अपनाएं। एक महंगे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि 5वें दर्जे के जादुई जीव की खबर उनके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी थी। 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस के खिलाफ हमें उसे हराने की उम्मीद के लिए महान संत गुरुओं की पूरी सेना का इस्तेमाल करना होगा। संत गुरु स्तर के योद्धा उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाएंगे, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं है। लाल चोगा ओढ़े एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वह कद में मजबूत था और जादुई राक्षसों को देखते हुए उसके चेहरे पर तीव्र प्रहार करने का भाव झलक रहा था। हाँ, बिल्कुल सही, 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को केवल महान संत गुरु स्तर के लोग ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई 5वीं श्रेणी का जादुई जीव रक्षा में माहिर हो तो महान संत गुरु भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे वह हमारे हमले के लिए स्थिर ही क्यों न खड़ा रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 5वीं श्रेणी के जादुई जीव से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वरना वेक सिटी की रक्षा करना बेहद कठिन हो जाएगा। छोटे बालों वाले एक व्यक्ति ने बाकी लोगों से कहा। शब्दों में तो आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन अगर सचमुच कोई 5वीं श्रेणी का जादुई जीव प्रकट हो जाए तो हमारे सभी महान संत गुरुओं को सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के अलावा और भी कई जादुई जीव हैं, जिनमें निश्चित रूप से 4थी श्रेणी के कई जादुई जीव शामिल हैं। अगर हमारे सभी महान संत गुरु 5वीं श्रेणी के जादुई जीव से लड़ने में लग जाएं तो हम बाकी जीवों से कैसे निपटेंगे? तुम्हें किस बात का डर है? हमारे वेक सिटी में कम से कम 1 लाख भाड़े के सैनिक हैं और शहर के सैनिकों की संख्या इससे कहीं अधिक है। हालांकि हम उन राक्षसों का आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी हमारे सैनिक विजयी होंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारी संयुक्त सेना इन जादुई राक्षसों का सामना नहीं कर पाएगी और न ही वे दीवारों पर लगी हमारी जादुई क्रिस्टल तोपों के सामने टिक पाएंगी। ... पुरुषों को आपस में झगड़ते देख युनली ने गला साफ करते हुए कहा, घबराओ मत। हालांकि एक 5वीं श्रेणी के जादुई जीव ने हम पर काफी दबाव डाला था, लेकिन उससे निपट लिया गया है। फिलहाल हमारे दुश्मन 4थी श्रेणी और उससे नीचे के जादुई जीव हैं। इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में जादुई जीव हमारा सामना करने के लिए मौजूद हैं, इसलिए किसी को भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी संख्या से उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो हम अपने अनुभव से लड़ेंगे। लॉर्ड युनली ने अपने शब्दों से सबको चौंका दिया। मेरे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? क्या 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस का सफाया हो गया है? क्या इस समय वेक सिटी में कुछ पृथ्वी संत गुरु मौजूद हैं? युनली ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से सिर हिलाया। ये सही है, इसलिए सभी को 5वें स्तर के जादुई जानवर पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना ध्यान अन्य निचले स्तर के जानवरों पर केंद्रित करना चाहिए। महोदय, तो क्या आप जानते हैं कि ये वरिष्ठ नागरिक कहाँ हैं? हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। किसी ने तुरंत आवाज लगाई। युनली ने क्षमाप्रार्थी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन दूतों ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। यदि वे नाराज हो गए तो हमारे वेक सिटी के लिए यह बहुत विनाशकारी होगा। ये सुनकर सभी ने मन ही मन दुख भरी आह भरी। वेक सिटी में अर्थ सेंट मास्टर्स बेहद दुर्लभ थे और पूरे महाद्वीप में भी उन्हें उच्च कोटि के विशेषज्ञ माना जाता था। ये लोग वास्तव में उनसे मित्रता करने और किसी भी मामले में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते थे। युनली के बोलने के बाद उन्होंने उनके करीब जाने का अपना विचार छोड़ दिया था। हालांकि दूत शब्द ने उन्हें कुछ याद रखने योग्य बातों के प्रति सचेत कर दिया था। पास ही खड़ा जियान चेन किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह 100 मीटर से अधिक दूर काले वस्त्र पहने 2 दूतों को देख रहा था। उसे उन दोनों की दयनीय स्थिति याद आ गई और वह मुस्कुरा उठा। किसने सोचा था कि वेक सिटी द्वारा मोनाक सिटी से भेजे गए 2 पृथ्वी संत मास्टर दूतों का अंत उसके हाथों ऐसी दयनीय स्थिति में होगा। जब जियान चेन की नज़र दोनों दूतों पर पड़ी तो कटाता को अचानक लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी ओर मुड़कर देखते हुए उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान थी। भाई जियान चेन, इधर आइए, बात करते हैं। हालांकि दोनों 100 मीटर दूर थे और शोरगुल भरी भीड़ उन्हें अलग कर रही थी, फिर भी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और स्पष्ट सुनाई दे रही थी मानो किसी अज्ञात माध्यम से इतनी तेज़ हो गई हो कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठकर बात कर रहे हों।
कटाता की आवाज ने अचानक युनली के साथियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वे तुरंत काले वस्त्र पहने दोनों दूतों की ओर देखने लगे। हालांकि उनकी अपनी शक्ति दूतों की शक्ति में कुछ भी असामान्य महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने कुछ देर तक दोनों का निरीक्षण करने की कोशिश की तो अंततः उनकी रुचि खत्म हो गई और वे फिर से दूसरी ओर मुड़ गए। कटाता जैसे पृथ्वी संत गुरु के अनुरोध पर जियान चेन ने मना करने की हिम्मत नहीं की। युनली को विदाई देकर वह तुरंत दूतों के पद की ओर चल पड़ा। जियान चेन को पास से गुजरते देख सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जियान चेन का नाम लेते हुए अचानक उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और वे उसे घूरने लगे। बुजुर्ग को अब असमंजस में खड़ा देखकर उनके बगल में खड़े नीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, हे यू बुजुर्ग, क्या हुआ? सफेद बालों वाला बुजुर्ग जियान चेन की पीठ को घूरता रहा और धीरे से फुसफुसाया ताकि जियान चेन न सुन सके। उसने कहा, मैंने जियान चेन नाम पहले भी सुना है, क्या ये वही नाम नहीं है जिसने जो और त्यानिक्सियोन कुलों का नाश किया था? ये सुनकर नीले वस्त्रधारी बुजुर्ग चौंक गए। तुरंत ही उनकी नज़र जियान चेन की पीठ पर पड़ी और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे यू, आपने जब तक इसका जिक्र नहीं किया मैं इस मामले को पूरी तरह भूल गया था। त्यानिक्सियोन कबीले से भागे हुए रक्षकों के अनुसार त्यानिक्सियोन कबीले का सफाया करने वाला और अकेले ही 9 महान संत गुरुओं को हराने वाला एक 20 वर्षीय युवक था जो देखने में बेहद आकर्षक है। जो युवक अभी हमारे पास से गुजरा वह बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार फिर ध्यान से देखिए, ये वही जियान चेन होना चाहिए जिसने दोनों कबीलों का नाश किया। अध्याय 240, एक पृथ्वी संत गुरु के 6 चक्र। दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे बातें करते रहे, लेकिन पास खड़े सभी लोगों की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होने के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से बोले जा रहे शब्दों को सुन लिया था। क्या जो युवक अभी यहाँ खड़ा था वह जियान चेन था? वह इतना छोटा है फिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आपने कितने युवकों को इतनी शक्ति का प्रयोग करते देखा है? एक व्यक्ति ने विस्मय से कहा। जी हाँ, वह सचमुच बहुत युवा है और फिर भी बहुत अनोखा है। 2 प्रमुख कुलों के विनाश के बाद जियान चेन का नाम सबके मन में गूंज रहा था। हालांकि जादुई राक्षसों के आक्रमण के मद्देनजर सबने उस लहर को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रख लिया था और कुलों के बारे में भूल गए थे। यह उनके लिए जीवन मरण का मामला था, इसलिए जो और त्यानिक्सियोन कुलों की मृत्यु को उन्होंने कोई प्राथमिकता नहीं दी और यह बात जल्द ही भुला दी गई। जियान चेन का नाम भी अब नहीं लिया जाता था और न ही वह इतनी जल्दी याद आता था। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक लंबे आदमी ने कुछ तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ये महज अफवाहें थीं और हम में से किसी ने भी इस मामले को अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन मुझे यकीन है कि ये अफवाहें अधूरी सच्चाई हैं और इन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। जरा देखो, वह कितना जवान है, 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में कोई इतनी शक्तिशाली साधना कैसे कर सकता है? शायद उसने अपनी माँ के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी हो। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जो और त्यानिक्सियोन वंश का विनाश एक व्यक्ति ने किया था या कुछ लोगों की मदद से। बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। उस आदमी की बात में काफी तर्क था। आखिर अफवाहें तो अफवाहें ही होती हैं। उनमें से हर किसी ने कई तूफानों का सामना किया था और कई अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सच थी, जबकि अधिकांश आधी अधूरी सच्चाई थी या बिल्कुल भी सच नहीं थी। समूह को सच्चाई का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए सुनकर युनली के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही उसका शरीर एक पल के लिए कांप उठा। वह केवल इस बात पर अफसोस जता सकता था कि वह भी जियान चेन की ताकत से अनजान था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि कुछ समय पहले बगीचे में उसके और दूत के साथ हुई घटना ने दूतों और उसे दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया था। ये बात युनली समूह के साथ साझा नहीं करना चाहता था। जियान चेन मुस्कुराते हुए दूतों के पास पहुंचा और बोला, वेग सिटी की सफलतापूर्वक रक्षा की जा सकेगी या नहीं, ये वरिष्ठ दूतों पर निर्भर करता है। कटाटा ने दोस्ताना मुस्कान के साथ जियान चेन को देखते हुए केवल हंसने का मौका पाया। यही मुस्कान थी जिसके कारण हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। जियान चेन, चूंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं तो क्या मैं तुम्हें जूनियर जियान चेन कह सकता हूं या ये कुछ ज्यादा ही होगा? कटाटा ने लापरवाही से पूछा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जियान चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि कटाटा उसे इतनी दयालु मुस्कान के साथ देख रहा था, फिर भी वह सतर्क था। उसके अनुभव के अनुसार अगर कटाटा की मुस्कान दिल से निकली सच्ची भावना थी तो वह निश्चित रूप से दोस्ती के लायक था, लेकिन अगर यह महज दिखावा था तो उस व्यक्ति की ताकत से सावधान रहना चाहिए। कटाटा ने जियान चेन को गौर से देखा और कहा, जूनियर जियान चेन, हालांकि हम दोनों ही पृथ्वी संत मास्टर हैं, फिर भी 5वें दर्जे के जादुई जीव की ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अगर हम दोनों मिलकर भी उस जादुई जीव को मार गिराने की कोशिश करें तो भी यह एक मुश्किल काम होगा, इसलिए मैं आपसे दिली उम्मीद करता हूं कि जरूरत पड़ने पर जूनियर हमारी मदद करें। खुद को कमतर आंकते हुए मुस्कुराते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, वरिष्ठ दूत, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरे पास तो केवल एक महान संत गुरु जितनी ही शक्ति है, मैं 5वें दर्जे के जादुई राक्षस से कैसे लड़ सकता हूँ? ऐसा करना तो मानो अपनी जान जोखिम में डालना होगा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, जियान चेन के दिल में 5वें दर्जे के जादुई राक्षस से लड़ने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि नीले और बैंगनी रंग की तलवार की शक्ति का उपयोग किए बिना उसकी शक्ति उससे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जूनियर, तुम सचमुच बहुत विनम्र हो। बगीचे में तुमने इतनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया था कि मेरे भाई और मैं भी डर गए थे। आज भी उस दर्द से मेरा शरीर दुखता है। अगर जूनियर उसी शक्ति का इस्तेमाल करे तो मुझे पूरा यकीन है कि 5वीं कक्षा का जादुई दानव तुम्हारे हाथों में आ गिरेगा। कटाटा ने कहा। जियान चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वरिष्ठ दूतों, वह शक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी मैं जादुई राक्षसी लहर से वेग सिटी की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप ये शब्द दिल से कह रहे हैं तो मेरे दिल को वाकई सुकून मिलेगा। कटाटा ने कुछ राहत भरी आवाज में कहा।
उनके लहजे में आए बदलाव को भांपते हुए जियान चेन ने तुरंत आगे कहा, वरिष्ठ दूतों, आप दोनों के यहाँ होने से इस जादुई राक्षस की लहर से निपटना कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ये सुनकर कटाता ने आह भरते हुए कहा, सच है, पहले तो मैंने 5वीं कक्षा के जादुई जीव को अपना दुश्मन मानना भी जरूरी नहीं समझा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियान चेन के चेहरे के भाव भी बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि 5वीं कक्षा के जादुई राक्षस से निपटना दोनों वरिष्ठों के एक साथ आने पर भी मुश्किल हो? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सही। कटाटा की मुस्कान अचानक गायब हो गई और वह अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया। जब मैं और मेरा भाई यहाँ खड़े थे तो हम दोनों ने एक ऐसी प्रबल उपस्थिति का अनुभव किया जो हम दोनों को भी दबा सकती थी। कटाटा के शांत स्वर में बोले गए शब्द जियान चेन के कानों में बिजली की कड़क की तरह गूंजे। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? एक 5वीं श्रेणी का जादुई प्राणी जिसकी उपस्थिति इतनी प्रबल है कि वह दोनों वरिष्ठों को भी दबा सकता है। आखिर वह जादुई प्राणी कितना शक्तिशाली है? कटाता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर जियान चेन, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता कि पृथ्वी संत मास्टर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, मुझे समझाने दीजिए। सांस लेने के लिए एक पल रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, संत, महान संत, संत मास्टर और महान संत मास्टर सभी को 3 अतिरिक्त स्तरों में विभाजित किया गया है। ये 3 स्तर प्राथमिक, मध्य और शिखर स्तर हैं। पृथ्वी संत मास्टर स्तर के बाद शक्ति के अचानक 6 अलग अलग स्तर होते हैं। हम इन्हें 6 चक्र कहते हैं। पहला चक्र सबसे कमजोर और छठा चक्र सबसे शक्तिशाली होता है। यदि कोई पृथ्वी संत मास्टर स्तर के छठे चक्र को पार कर लेता है तो अगला चरण स्वर्ग संत मास्टर स्तर होता है। मेरा भाई काटाफेई और मैं रैंकिंग में केवल दूसरे स्तर पर हैं। जहां तक छिपे हुए 5वें दर्जे के जादुई जीव की बात है, मुझे लगता है कि वह कम से कम चौथे स्तर की शक्ति का है। ये भी संभव है कि वह 5वें स्तर का हो, जहां वह हम दोनों की संयुक्त शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कटाता की बातें सुनते ही जियान चेन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। जब कटाता ने कहा कि पृथ्वी संत मास्टर्स को शक्ति के विभिन्न स्तरों में बांटा गया है तो वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि जंगल में मिला 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर कितना शक्तिशाली होगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।